501 lecture number 3. The topic is system of linear equations. अच्छा, लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं? ऐसी इक्वेशन जो कि स्ट्रेट लाइन में होती हैं या जो कि इस फॉर्म में होती हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। और इसके अंदर जो m होता है उसको हम कहते हैं स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, और c जो होता है वो कांस्टेंट होता है और जो y इंटरसेप्ट होता है, ठीक है, इसमें। लेकिन अगर हमारे पास r2 की बात आ जाती है, ठीक है, यानी कि R2 का मतलब होता है सेकंड डिमेंशन, 2 डिमेंशन जिसमें होती है, तो उसमें अलग से इक्वेशन होती है, इस टाइप की होती है, a1x प्लस a2y ऐसे इज इक्वल टू b। उसके बाद होती है R3 की बात हो जाती है, तो इसमें 3 आ जाते हैं वेरिएबल, इसमें x और y वेरिएबल आ रहे हैं, इसमें x y z 3 वेरिएबल आ जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद अगर n वेरिएबल की बात हो रही है तो इस तरह से n वेरिएबल में भी इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। सेम लीनियर इक्वेशन ही होती है, जस्ट हमारे पास जीरो आ जाता है। पहले हमारे पास इक्वेशन की साइड पे b होता था, अभी साइड पे जीरो आ जाएगा, आप कहोगे होमोजीनियस, b की जगह पे जीरो आ जाएगा, ठीक है। ये नोट आपने अच्छे से पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें से MCQs पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखिए लीनियर इक्वेशन की एग्जाम्पल है, ये जो है ये होमोजीनियस की एग्जाम्पल है क्योंकि साइड में जीरो है, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास इक्वेशन है, दो इक्वेशन की सारी लीनियर इक्वेशन है, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये है 2 डायमेंशन, 2 वेरिएबल यूज हो रहे हैं x1 x2, ठीक है, इसमें ये सारी एग्जांपल है इसकी, ठीक है। अच्छा, नॉट लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है, देखें ये कह रहे हैं कि ये जो इक्वेशंस हैं एंड दिस वन आर नॉट लीनियर बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ x1 x2। देखें, दो वेरिएबल कभी भी एक जगह पे मल्टीप्लाई नहीं होंगे लीनियर में, तो ये देखें x1 और x2 यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस वजह से ये नॉन लीनियर है। और जो सेकंड केस है इसमें स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है, ठीक है, ये भी नॉन लीनियर है, बाकी ये लीनियर है। ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी ना, ये देखें यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इसके दो असाइनमेंट टाइप में हैं। देखिए नोट में क्या कह रहे हैं, लीनियर इक्वेशन डज नॉट इन्वॉल्व प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट भी नहीं होगा और उसके रूट भी नहीं होगा। अगर तो किसी भी इक्वेशन के अंदर प्रोडक्ट यूज हो रहा है, दो वेरिएबल इकट्ठे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये देखें ये 2x1 है, ये गिनती का कांस्टेंट नंबर है और ये वेरिएबल है, ये अलग चीज़ है। लेकिन x1 x2 दो वेरिएबल एक ही जगह पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं या वेरिएबल्स के रूट के अंदर है, तो वो नॉन लीनियर की कैटेगरी में आ जाएगा। आपका MCQ आ सकता है ओके, आइडेंटिफाई कि लीनियर है या नॉन लीनियर है, ठीक है। उसके बाद अब प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है लीनियर की, एक फाइनाइट सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ इक्वेशन और लीनियर सिस्टम। द वेरिएबल इन लीनियर सिस्टम्स आर कॉल्ड अननोन्स, ठीक है, ना होते उसको हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये इक्वेशंस है दो, ठीक है, इसको सॉल्व आउट करेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू निकलेगी, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये देर आर 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इन एक्स वाई प्लेन, ये 3 प्रोबेबिलिटी आपने याद रखनी है। अब देखें नो सोल्यूशन कब होगा, जब लाइंस आर पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट एंड देर इज नो इंटरसेक्शन, ठीक है, लाइन हमारे पास क्या होगा, नो सोल्यूशन। और जब हमारे पास लाइन में इंटरसेक्ट यानी कि यूं आपस में कट करती हैं, इंटरसेक्ट इसको कहते हैं, ये इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। और पैरेलल का मतलब होता है यूं आमने सामने, और यहाँ पे देखिए कोई भी ये कट नहीं कर रही एक दूसरे को, इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो यहाँ पे सोल्यूशन नहीं है। तो जितने दफ़ा ये कट करेंगे ना उतने इसके सोल्यूशन होंगे, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ऐसी लाइन जो इंटरसेक्ट करती है वन पॉइंट पे, ओनली वन पॉइंट पे, उसको हम कहते हैं वन सोल्यूशन। जैसे ये लाइन एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। और इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन, ठीक है, द लाइन में बी कोइंसाइड इन्फिनिटली मैनी, यानी कि ये काफ़ी पॉइंट में मीट कर रही है, ठीक है, इसको हम कहते हैं इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन, ये आगे पढ़ेंगे। अच्छा, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। अच्छा, कंसिस्टेंट क्या होते हैं, अगर आपके पास सोल्यूशन को सॉल्व आउट करते हो और आपके पास एक सोल्यूशन आता है आंसर में, वन सोल्यूशन, तो आप कह दोगे कि कंसिस्टेंट है। और अगर ज़्यादा सोल्यूशन है तो आप नहीं है तो आप कहोगे इनकंसिस्टेंट है। जैसे कि आपको कहते हैं कि आपको इक्वेशन दे देते हैं और कहते हैं कि बताएं कि ये कंसिस्टेंट है या नो, यस या नो, तो आपने सॉल्व आउट करना है, देखना है कि उसका वन सोल्यूशन है या जीरो। अगर तो नो सोल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट लिख देना, और अगर वन है तो कंसिस्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, ये इक्वेशन है, दो इक्वेशन है और आपको कह रहे हैं कि इसको सॉल्व आउट करके बताएं। तो ये देखें एक और एक दो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों को लिख लेते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x1 माइनस 2x2 इज इक्वल टू -1, और नीचे आ जाएगा -x1
-3x2 = 3, ठीक है। के लिए अब हम इसको सॉल्व आउट करते हैं, तो ये अगर देखा जाए तो प्लस माइनस सेम कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस होगा 1x2, और साइन बड़े वाले का आएगा यानी कि 3 वाले का आएगा। 3 में से 1 गया 2 एंड देयर इज साइन प्लस, और x2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। ये देखें x2 की वैल्यू 2 आ गया। अब इस x2 की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे और x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसको कर लेते हैं, देखें x1 इसको लेते हैं -2, और x2 की वैल्यू थी 2 = -1, x1 -4 = -1। सॉल्व आउट करते हैं, x1 = -1 और 4 साइड पे जाके +4 हो जाएगा, और दैट इज इक्वल टू 3 + 3, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 3। और अगर पेयर में लिखते हैं तो x1, x2 लिखते हैं तो x1 3, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 पॉइंट बना है, ठीक है। तो ये हमारे पास पूछते हैं अगर ये कौन सा सोल्यूशन है, तो आप क्या कहोगे, ये कंसिस्टेंट सोल्यूशन है, क्योंकि इसमें एटलीस्ट 1 सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसका अगर ग्राफ बनाते हैं तो अच्छा x3 यहाँ पे है और y2 यहाँ पे है। अब इन दोनों पॉइंट को मीट करते हैं, कहाँ पे ये पॉइंट मिलते हैं, बल्कि यहाँ पे है ये, ठीक है। ये तो ये इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ये नहीं कि हमारे पास जो भी दो लाइन हमने ली है ना वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे के साथ मिल रही हैं। तो यहाँ से एक लाइन आ रही है, लेट्स सपोज कि यहाँ से, तो यहाँ पे मिला देते हैं और कहते हैं कि लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। तो इन इक्वेशन का ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। इस तरह एक और एग्जाम्पल है, इसको भी इसी तरीके से आपने खुद करना है। अच्छा वही मेथड है सारा वही, लेकिन कह रहे हैं कि अगर आपके पास 2 के बजाय 3 इक्वेशंस आ जाएं, 1 2 3, तो फिर क्या होगा, फिर आपके पास x y z 3 प्लेन यूज होंगे, ठीक है। ये इस टाइप की डायग्राम बनेगी। अच्छा ये एक इक्वेशन है, थ्योरम है, एवरी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज 0 1 इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, देयर आर नो अदर पॉसिबिलिटीज, ठीक है। अच्छा ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व आउट करना है, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व आउट करना है, तो यहाँ पे अगर आप इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगी, और 2x + 3x हो जाएगा, और यहाँ पे 7 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू x = 7/3 आ जाएगा, ठीक है। ये x की वैल्यू आ जाएगी। अब इस x की वैल्यू को दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी ये, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे, और इन पॉइंट का हम ग्राफ भी बना सकते हैं। इसी तरह ये भी इसी की एग्जाम्पल इसी मेथड से होगी। आपने देखना है कि और एंड में आपने फिर रीज़न देनी है कि इसका सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन, 1 सोल्यूशन, या फिर 2 सोल्यूशन, ठीक है, या मेनी सोल्यूशन, ठीक है। ये अब देखें ये जो क्वेश्चन है इसमें कोई सोल्यूशन नहीं है, 0 0 आ रहा है। उसके बाद पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन। अच्छा पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, हमारे पास वही इक्वेशंस होती हैं, हम एक वेरिएबल लेट करते हैं और दूसरे वेरिएबल को t के इक्वल लेट करते हैं, पुट करते हैं और सॉल्व आउट करते हैं वैसे उसी स्टेप से। देखिए जैसे कि ये एक हमारे पास एग्जांपल है, ये एक इक्वेशन है, ठीक है। इसमें हमारे पास एक x वेरिएबल यूज़ हो रहा है और एक y, ठीक है। x को एज इट इज़ रहने देते हैं, और जहाँ जहाँ पे y है वो हम t के इक्वल लेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे y की जगह पे t पुट करते हैं, फिर हमारे पास ये न्यू इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। इसको सॉल्व आउट करते हैं, वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाती है। अब हम जो हमने चीज़ लेट की होती है ना उसको 0 के इक्वेट करते हैं। t लिया था ना तो t को 0 लेंगे तो ये पोर्शन 0 मल्टीप्लाई होके ख़त्म हो जाएगा, तो x की वैल्यू 1/4 आ जाएगी, ये देखिए 1/4। और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू हमारे पास t थी ना, और t हमने 0 लेट किया था, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व आउट करेंगे पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन के मेथड से, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज मैट्रिक नोटेशन। एक इक्वेशन को मैट्रिक की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। तो देखें ये आपके पास इक्वेशंस लिखी हुई हैं ये सारी, अब आपने इसको मैट्रिक की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले देखना है इसमें कितने इक्वेशंस हैं और कितने वेरिएबल हैं। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले एक इक्वेशन के अंदर 3 वेरिएबल हैं, x1 x2 x3, यानी कि यहाँ पे 3 कॉलम होंगे, यहाँ से आइडिया हो गया, ठीक है। और कितनी इक्वेशंस हैं, 1 2 3, तो 3 रो होंगी, ठीक है। एक मैट्रिक बनाना है जो कि 3/3 होगा। अब उसके अंदर एलिमेंट लिखने हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा x1 x2 और x3, ठीक है। आप यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जो पहली रो है उसमें x1 के साथ क्या है, कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 आ जाएगा, 1 है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है -2, यहाँ पे, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। अब हम सेकंड रो में जा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे x1 की जगह पे कुछ भी नहीं है, टर्म ही नहीं है, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह -8 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, -8, ठीक है। यहाँ पे -4 + 5, ठीक है, 9, ए मैट्रिक, ठीक है। इस तरह से एक ए मैट्रिक आ जाएगा, और इसको हम कहते हैं मैट्रिक ऑफ कोफिशिएंट। इसमें आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, इक्वेशन दे सकते हैं और कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ ईच वेरिएबल लिखें मैट्रिक की फॉर्म में, या मैट्रिक ऑफ कोफिशिएंट, तो आपने इस तरह से इस फॉर्म में लिखना है। उसके बाद अगर आप इसी मैट्रिक के अंदर
इस पूरे मैट्रिक्स के अंदर एक और कॉलम जनरेट कर देते हो, अंदर एक और कॉलम, ठीक है, ये वाला कॉलम 089 वाला, तो ये बी होता है, इसको हम कहते हैं बी। तो ये इस मैट्रिक्स का नाम हो जाएगा कैपिटल ए बी, क्योंकि इस मैट्रिक्स को हमने ए का नाम दिया था तो ए बी आ जाएगा। यहाँ पे देखें, ये वही मैट्रिक्स ऊपर वाला उठा के हमने यहाँ पे लिख दिया है 3 वाला, ठीक है, और ये बी वाला कॉलम उठा के साथ ऐड कर दिया है। इस तरह से आपने ऐड करना है। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे जो आप स्टेप करोगे ना, उसमें पहले यही काम करोगे, देन सॉल्व आउट करोगे। अच्छा, सक्सेसिव एलिमिनेशन मेथड। अब आपने एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, ये वही ऊपर वाली ही एग्जांपल है। सबसे पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया, अब हमने इसको सॉल्व आउट करना है। तो देखिए, सबसे पहला हमारा काम है इसको 1 बनाना, तो ये ऑलरेडी 1 है। उसके बाद इसको 0 बनाना, तो बनाने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, इससे नीचे वाले को 0 बनाना है, इसको 0 बनाने के लिए हमने क्या किया, कैंसिल आउट किया। हमने किया ये कि ये इक्वेशन ली, ये इक्वेशन 1 और 3, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व आउट किया। पहले इस इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ आ गई, फिर इस इक्वेशन को और इस 3 वाली इक्वेशन को ऐड किया और ये चीज़ हमारे पास 4 और -4 कैंसिल होगी, ठीक है, यहाँ पे 0 बन गया और बाकी ये चीज़ें जो आ गई ना इसके कांस्टेंट, वो यहाँ पे हमने लिख लिए, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट हमारा मिशन है कि हमने इसको 1 बनाना है, ठीक है। तो इसको 1 बनाना है, ये नहीं कि यहाँ पे हमारे पास 1 होना चाहिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये जो हमारे पास इक्वेशन थी ना, ये यहाँ पे हमने 1/2 से इसको डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पे देखें ये x2 वेरिएबल है, x2 वेरिएबल के साथ हमारे पास x2 वेरिएबल यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो 1/2 करेंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 1 ही हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व आउट करके आपके पास ये 2 आ गया और बाकी इसके जो वेरिएबल सॉल्व आउट करके आते हैं वो साथ हमने यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। उसके बाद हमने इसके नीचे 0 बनाना है, ये यहाँ पे 0 बनाना है, ठीक है। जब हम यहाँ पे 0 बनाएंगे तो हमारे पास क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे देखें, एलिमिनेट x2 फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन, ठीक है, थर्ड इक्वेशन से हमने x2 को ख़त्म किया, ठीक है, यही, एंड ऐड 3 इक्वेशन 2, 3 टाइम्स इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को 3 टाइम प्लस करना है टू इक्वेशन 3 के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से सॉल्व आउट करके यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। जब ये 0 आ जाएगा फिर हमने इसको 1 बनाना है एंड पे आपने इसको सॉल्व आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारा मेन टारगेट क्या होता है, 1 बनाना, इस लाइन में 1 बनाना, ठीक है, इसके नीचे 0 0 बनाना। और इसको बनाने का तरीका होता है, पहले इसको बनाते हैं, इस ऑर्डर से जाते हैं, मैं आपको बताती हूँ, यूँ फिर यूँ फिर यूँ और फिर यूँ और फिर ऐसे, ठीक है, ऐसे, ये इसका स्टेप वाइज तरीका होता है सॉल्व आउट करने का। अब हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे -2 -4 3 4 1 0, ठीक है। तो इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, तो तीनों को वेरिएबल के साथ लिख लिया। यहाँ पे 2 हैं, ये बी वाली साइड है, ठीक है, तो 2 की फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे 1 है तो ये 1 की फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास x3 की वैल्यू आ गई, x2 और x3 की वैल्यू आ गई, 1 2 3 की वैल्यू आ गई। अब x3 की वैल्यू को हम अगर पुट करें यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे 2 और 3 की पुट करें तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। और इस तरह से आप इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हो। ये 2 तरीके इन्होंने साथ ही बताएं, एक इक्वेशन के मेथड से मल्टीप्लाई करें साथ ही, और एक मैट्रिक की फॉर्म में भी लिख रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है, ये मैट्रिक की फॉर्म में। तो इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे 1 1 होता है, यहाँ पे 0 0, ऊपर भी 0 0, और जो बी x1 y1 और x1 x2 y x3 की जो वैल्यू निकलती है वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। वेरिएबल कोई भी यूज़ हो सकता है, x y z या x1 y x2, ठीक है, इसलिए मिक्सअप हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अच्छा, रो ऑपरेशन कैसे करते हैं, रिप्लेस वन रो बाय सम ऑफ इटसेल्फ एंड नॉन जीरो, ठीक है, इसके मेथड होते हैं। रो ऑपरेशन हम कैसे कैसे कर सकते हैं, रो को हम एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं, रो में हम ऐड कर कोई भी नंबर क्लास कर सकते हैं, एक रो को दूसरे रो के साथ चेंज कर सकते हैं, और एक किसी भी गिनती के नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नॉन जीरो कांस्टेंट, ठीक है, इनकी गिनती का नंबर। रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिनकी दोनों रो सेम, सारी रो सेम हो। ये देखिए, ये मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है इनकी रो, ये देखें, ये वाली रो, ठीक है, ये वाली रो, ये ठीक है, ये दोनों, ये रो इक्विवेलेंट है दोनों रो, ठीक है। थर्ड वाली रो इक्विवेलेंट नहीं है, इसको कहते हैं रो इक्विवेलेंट। अच्छा, कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 2 लीनियर, ठीक है, 2 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, उनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं जब, और वो रो इक्विवेलेंट हों, ठीक है, इनकी उनकी रो इक्वल हों, ऐसे बता दिया, ये जो मैंने बताया, ठीक है। देन द टू सिस्टम हैव द सेम सॉल्यूशन, और उनका फिर सॉल्यूशन सेम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 फंडामेंटल क्वेश्चंस, इज द सिस्टम कंसिस्टेंट दैट इज डज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट, वही देखना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं, उसका सॉल्यूशन 1 है या नहीं। तो देख लेना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, सॉल्व आउट करना होता है, आपको बताना होता है कि कंसिस्टेंट है या नहीं, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है। उसके बाद एक और सिंपल है, उसको भी ऐसे आपने सॉल्व आउट करना है, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, और वही आपने रो ऑपरेशन करना है। पहले इसको
1 बनाना है, फिर इसको 0, फिर इसको 0, फिर इसको 1, फिर इसको 0 और फिर इसको 1, यानी कि कौन सा पैटर्न फॉलो करना है, ये वाला, ठीक है। इस मेथड से करना है, सॉल्व आउट करना है और आपके पास वैल्यू आ जाएंगी, इन वैल्यू को लिख लेना है। अब लिखना कैसे है, ये जो आपके पास आई है ना इक्वेशन, ठीक है, ये इसी फॉर्म में लिखना है और यहाँ से आपने x3 की वैल्यू निकाली, यहाँ पे पुट करनी है तो यहाँ से x2 की आ जाएगी और यहाँ से फिर दोनों की पुट करके x1 की आ जाएगी और फिर आपने ओवरऑल फॉर्म इसकी लिख देनी है। इसी तरह ये इसकी एक और एग्जांपल आ गया और एंड में बताना है कि कंसिस्टेंस है या नो सोल्यूशन, ये देखिए यही लिखा हुआ है इस लेक्चर के अंदर, यही चीज़ है और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपने खुद करने हैं। अच्छा, यहाँ पे आज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसी मेथड से करना जैसे मैंने बताया ऑपरेशन करके और एंड में जहाँ पे आज होगा x की वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि यहाँ पे x1 y1 c1 है, ठीक है। और यहाँ पे आज का लेक्चर एंड हो गया। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी आपको इशू है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।